बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? सबका बहुत बहुत शुक्रिया नावल्स की पसंदीदगी के लिए। और प्लीज़ काइंडली, मैंने पहले भी कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो बहुत ही खूबसूरत नावल है, कज़न्स बेस्ड है, बहुत प्यारा नावल है। जो हीरोइन होती है वो बहुत जेलस होती है हीरो से। बेसिकली जो हीरो होता है ना, वो हीरोइन के पेरेंट्स ने ना अडॉप्ट किया होता है अपनी सिस्टर से। यानी कि जो हीरो है वो हीरोइन की खाला का बेटा है। तो वो जो हीरो है वो काफ़ी पसंद करता है, लेकिन वही हिडन लव बताता नहीं है उसको। तो उसी पे बेस है। लड़की ये समझती है हीरोइन के भाई इसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझ पे तवज्जो नहीं देते, इसकी वजह से मुझे जो प्यार मिलना चाहिए पेरेंट्स का वो नहीं मिला। तो वो इस गलतफहमी में रहती है। तो ये बहुत प्यारा छोटा सा बड़ा क्यूट सा नावल है ये। जो हीरो है वो बेसिकली ड्रामा आर्टिस्ट है, साथ में बिज़नेस भी करता है। और जो हीरोइन है वो भी पढ़ रही है। तो उसी पे ये बेस्ड है। बहुत खूबसूरत नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया था ख़वातीन सितंबर 2012 के शुमारे में। नावल है जी कुछ ख्वाब सुहाने, हुमैरा अली का। बेहद हसीन झरना था, हर जानिब मौसीकी बखेरता हुआ। हवा उसके बालों और आंचल के साथ अटकीलियाँ कर रही थी। बादलों से बरसती बूंदें उसकी मांग में अफशा की तरह भरने लगी थी। दरख्तों की शाखों पर विराजमान रंग बिरंगे मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले परिंदे जैसे उसकी खुशी में खुश खूबसूरत गीत गा रहे थे। बेहद मुअत्तर फिजा सांसों को महका रही थी। एक तिलिस्म चारसू छाया हुआ था और वो हर फिक्र से आज़ाद उस तिलिस्म कदे में इधर से उधर शौक तितली की मानिंद उड़ती फिर रही थी। लेकिन वो तन्हा नहीं थी, वो भी वहाँ उसके हमरा मौजूद था, जिसकी मौजूदगी से फ़ज़ाओं में नगमगी थी, जिसकी मौजूदगी से ये रंगो नूर हर सू छा गए थे, जिसकी मौजूदगी से वो खुश थी और जिसकी हमराही का एहसास उसे हवा की दोश पर उड़ा रहा था। और अचानक ही एक दर्द का एहसास जागा और उसकी आँख खुल गई। शायद वो पढ़ते पढ़ते बेड ग्राउंड से टेक लगाई ही सो गई थी और बेआरामी की वजह से गर्दन से लेकर कमर तक एक दर्द की हल्की सी लहर ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। आज फिर उसने वैसा ही ख्वाब देखा था जैसे वो पिछले चंद सालों से देखती आ रही थी। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद वो सीधी हो बैठी, फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर उसने शायद अपनी हवासों को पूरी तरह बेदार करने की कोशिश की। वो ख्वाब बेहद हसीन था, ना डरावना और ना ही परेशान कुन, मगर फिर भी वो उलझी हुई थी। वो कभी उन ख्वाबों के बारे में सोचती नहीं थी, मगर जब जब उसे ऐसा कोई ख्वाब आता उसकी नींद ना सिर्फ टूट जाती बल्कि वो दोबारा हज़ार मिन्नतों के बाद भी नींद उस पर मेहरबान नहीं होती थी और बाकी रात बस आंखों में ही कट जाती थी। कई सालों से आने वाले ये ख्वाब उसे बेबुनियाद ही लगते थे। उन ख्वाबों में सूरत हाल अगरचे मुख्तलिफ होती थी, मगर उसके अपने महसूसात एक ही तरह के होते थे। मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ लोग भी होते, मगर सिर्फ एक चेहरा मखसूस होता था और वो चेहरा उसके हलक में कांटे से चुभने लगे थे। उसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो भी खाली था। लाचार उसे बेड से उतरना पड़ा। पाँव में स्लीपर डालकर वो किचन में आई और अभी फ्रिज से बॉटल निकालकर गिलास भर ही रही थी जब सामिन की आमद हुई। उसकी निगाह बेख्तियार किचन में आवेज़ां घड़ी पर गई थी। घड़ी की सुइयां बता रही थी कि 2:15 बज चुके हैं और वो इस वक्त घर आया है। खैर, ये भी गनीमत था। शुक्र है तुम जाग रही हो, वरना मुझे खाना निकालना पड़ता और खाना गर्म ना हो तो मुझसे खाया नहीं जाता। और तुम्हें तो पता है खाना निकालना और गर्म करना दोनों ही मुझे बहुत दुश्वार लगते हैं। और फिर साथ ही ज़बरदस्ती कॉफ़ी का भी मूड हो रहा था। वो अपने मखसूस अंदाज में रवानी से बोल रहा था। उसके चेहरे पे फैलती बेजारी एक बार फिर उसकी निगाहों ने महसूस नहीं की थी। रात के खाने के बाद वो कॉफ़ी ज़रूर पीता था, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना हो रहा हो। उसे कॉफ़ी बनाने से अब चिढ़ सी होने लगी थी। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम इतनी देर में खाना गर्म कर लो, वो कहकर जा चुका था। किसी रियासत का शहज़ादा जो इसके हुक्म की तामील करूं। वो भी इस वक्त उसका पारा हाई हुआ था। उसे अक्सर ही इस वक्त इसके हुक्म की तामील करना पड़ती थी, क्योंकि उसके हुक्म की तामील का हुक्म अम्मी ने जो दिया हुआ था। मगर इस वक्त इसका मूड सिर्फ इसलिए ऑफ हुआ था कि सुबह उसका पेपर था। मगर उसने खाना गम करके टेबल पर लगा दिया। फिर सामिन के खाना खाने के दौरान उसने कॉफ़ी भी बना दी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। उसने कॉफ़ी का मग सामिन के सामने रखा था जब उसका मोबाइल गुनगुनाया। उसके मोबाइल की मखसूस रिंगटोन की बजाय ये गाना सुनकर वो हरगिज़ चौंकी नहीं थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी कि सिर्फ
एक ख़ास नंबर था जिस पे सामिन ने मोबाइल टोन के बजाय ये गाना सेट किया हुआ था। एक हाथ से मग थामते हुए उसने दूसरे हाथ से कॉल रिसीव की। हाँ माँ, मैं पहुँच गया हूँ घर। यार प्लीज़ इतना परेशान ना हुआ करो मेरे लिए। वो कॉफ़ी का मग उठाकर किचन से बाहर निकल गया और वो पीछे-ताप खाकर रह गई। शुक्रिया का एक लफ्ज़ कहने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी उसने। और ये माहम सारा वक्त यकीनन उसके साथ ही होगी। उसके घर आते ही फिर उसे मोबाइल पे चिपक गई। वो जिलबिलाकर सोच रही थी। वो उसके जूठे बर्तन धोकर रखने के बाद कमरे में आई थी, बेड पर बैठकर किताब खोली, मगर सफ़ात को घूर घूर कर देखने के बाद भी एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ा था। लानत भेजती हूँ मैं उस पर और माहम पर। आखिर में उसने झुंझलाकर सोचा और अपनी पूरी तवज्जो किताब की जानिब मरकूज़ कर दी। यामिना, रात को भाई कब आया था? वो ऑरेंज जूस का ग्लास जल्दी जल्दी ख़त्म करने में लगी हुई थी और इसी जल्दी की वजह से गले में बुरी तरह फंदा लगा। अल्लाह खैर, कभी इत्मीनान से भी खा लिया करो, हमेशा जल्दी में रहती हो। मजाल हो कभी ढंग से कोई काम किया हो। उसकी कमर सहलाने के साथ अम्मी ने उसे बुरी तरह घुरका था। रात को शायद 12 बजे के करीब आया था। वो पता नहीं कब आ गया था। बाएं जानिब पापा के बराबर कुर्सी घसीट कर बैठते हुए उससे हमेशा की तरह गलत बयानी से काम लिया था, मगर पापा जैसे उसके जवाब से मुतमिन हो गए थे। तब भी दोबारा अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गए। वो खोल कर रह गई थी। गले में लगने वाले फंदे की वजह से उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर गया। खाना खाया था या ऐसे ही सो गए थे? कितनी बार कहा है मुझे या फिर यामना को उठा दिया करो। खुद खाना निकालने में तो तुम सुस्ती करते हो और फिर यूं ही भूखे सो जाते हो। अम्मी की फिक्रमंदी यामना को एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे देर हो रही है। अमान कहाँ है? उसे पता भी है आज मेरा पेपर है। वो खड़े होते हुए बोली थी। वो तो चला भी गया। उसे किसी से नोट्स देने थे। तुम तो खैर रोज़ ही देर से तैयार होकर नीचे आती हो। आज पेपर है तो इतनी जल्दी कर रही हो, वरना रोज़ाना तुम्हें जगाने के लिए आयला को कितने ही चक्कर ऊपर के लगाने पड़ते हैं। तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है वो, मगर हमेशा से सहरखेज़ है। यूनिवर्सिटी जाते हुए भी कई काम निपटा कर जाया करती थी और रात देर तक जाकर पढ़ाई भी किया करती थी। रिज़ल्ट भी आयला का तुमसे अच्छा होता था। खैर, रिज़ल्ट तो इस घर में सबका ही तुमसे अच्छा रहा है। ना पढ़ाई ना घर के काम, किसी चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। सुबह सुबह अम्मी ने बिला वजह ही उसकी क्लास देना शुरू कर दी थी। अब वो क्या कहती, रात को तो उसे वैसे ही देर से नींद आती थी और फिर आँख खुल जाती तो नींद दोबारा आती ही नहीं थी। फिर अगर कभी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आँख लग जाती तो यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर उठ नहीं पाती थी, मगर वो ये सब अम्मी को नहीं बता सकती थी, सो चुपचाप सुनती रही। छोड़े अम्मी, इसका पेपर है। और फिर रात को इसने ही मुझे खाना निकाल कर दिया था और कॉफ़ी भी बनाई थी मेरे लिए। सामिन ने हमेशा की तरह अम्मी की डांट से उसकी खलासी करवाई, मगर सामिन की ये हमदर्दी उसे जहर लग रही थी। पापा अब छोड़ दे मुझे यूनिवर्सिटी, वो मुश्किल बोली थी। उसे देर हो रही थी और किसी को एहसास तक नहीं था। बेटा मुझे ऑफिस पहुंचना है, एक अर्जेंट मीटिंग है। आप ऐसा करें, सामिन के साथ चली जाएं। पापा ने अखबार लपेट कर रखते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। अरे हाँ सामिन बेटा, आज आपकी सारे मैन ग्रुप के साथ मीटिंग है, याद है ना? जी पापा, आप बेफिक्र रहे, मीटिंग का रिजल्ट वो ही होगा जो आप चाहते हैं। वो अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज में गोया हुआ था। सामिन चंदा, नाश्ता तो ठीक से कर लो। वो जो सामिन के इंतज़ार में खड़ी थी, अम्मी के सामिन को टोकने पर होंठ काटने लगी थी। उसकी किसी को फिक्र नहीं थी। इस घर में वो ही गैर ज़रूरी थी और फारिग भी, बाकी तो सभी मसरूफ़ और अहम थे। नहीं अम्मी, मैं भी लेट हो रहा हूँ, अभी मुझे यामना को भी ड्रॉप करना है। वो जैसे उस पर एहसान अजीम कर रहा था। तमाम रास्ता वो खामोश रही थी। सामिन खासी तेज़ ड्राइविंग करता हुआ उसे लाया था और फिर उसके उतरते ही गाड़ी भगा के ले गया था। उसे शदीद हद तक का एहसास हुआ था मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय अपना खून जलाने के। यामना, आज तुम अपने भाई के साथ आई थी ना? यार कब से कह रही हूँ मेरी उससे एक मुलाकात करवा दो। कितना शौक है मुझे उससे मिलने का। कम अज़ कम एक फ़ोटो ही उसके साथ खिंचवा लूँगी और फिर सबको जलाऊँगी। पता है मेरी कज़न्स तो उसकी दीवानी है। आज जब मैंने बताया कि सामिन तजम्मल मेरी फ्रेंड का भाई है तो किसी को यकीन ही नहीं आया था भाई। उसकी क्लास फेलो शाजिया वही पुराना राग अलाप रही थी। उससे बमुश्किल उसे टाला। शाजिया ने यामना से दोस्ती ही इस वजह से की थी कि वह सामिन तजम्मल की बहन है। और फिर एक शाजिया ही क्या, यूनिवर्सिटी में जिसको भी पता चलता कि वो सामिन तजम्मल की बहन है, वो उसके पास आकर सामिन की शान में कसीदे पढ़ना अपना फ़र्ज़ समझता था। लड़कियां तो उसकी दीवानी थी। उसका स्टाइल, उसकी खूबसूरती, सामिन वाकई काबिल तारीफ़ था। सामिन शाज़ो नादरी उसे छोड़ने आता था या फिर कभी लेने आ जाता। अमूमन वो अमान के साथ ही आती थी। अमान एनईडी का स्टूडेंट था, जबकि वो खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही थी।
अमान उससे साल भर छोटा था मगर उससे ज़्यादा बाइख्तियार था। हर जगह अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उनके यहाँ लड़कियों के अकेले आने जाने पर शदीद किस्म की पाबंदी थी, मगर ये पाबंदी कभी कभी उसे मोहताज ही लगती थी। यामिना, ज़रा सामिन का ड्रामा तो लगाना, 7:30 बजे ही शुरू होता है ना। वो जो अपना पसंदीदा ड्रामा देखने बैठी थी, अम्मी की मुदाखलत पर बुरी तरह चिढ़ गई। उसके पसंदीदा सोप की आज आखिरी किस्त आनी थी जिसका उसे हफ्ता भर से इंतज़ार था, मगर फिर अम्मी ही क्या, सबूरा, अप्पी, आयला और ताई अम्मी भी मुश्तरका टीवी लाउंज में आ बैठी थी। उससे बेदिली से रिमोट आयला को थमाकर खुद बाहर लॉन में आ गई। यहाँ तो सबका ही अल्लाह हाफिज है। वो चेहरा टीवी स्क्रीन पर उस ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं ये लोग जिसके ख़द व ख़ाल तक उन्हें हिफ्ज़ है और मुस्तकिल आंखों के सामने रहता है। मैं तो उकता चुकी हूँ उनके क्रेज़ से। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी मगर उसका अपना ज़ाती ख्याल था कि उसके वालिदैन ख़ुसूसन माँ को सिर्फ सामिन से मोहब्बत थी, फिर अमान से, और वह दो बेटों की मौजूदगी में उनके लिए इंतहाई गैर अहम थी। सामिन तो यूँ भी 5 साल तक बिला शिरकत गैर उनकी मोहब्बत का हकदार रहा था और फिर वो आ गई, मगर सामिन की हैसियत और अहमियत किसी तरह कमी नहीं आई थी। उसकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लिम थी और फिर महज 1 साल बाद अमान आ गया था और इस तरह इसकी रही सही अहमियत भी ख़त्म हो गई थी। बड़े होने के साथ साथ वो शदीद किस्म के एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। अम्मी हमा वक्त उसे उसकी कोताहियों का एहसास दिलाती रहती थी। ये ठीक था, वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उनकी दी हुई हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाती थी, मगर ऐसा वो जानबूझकर नहीं करती थी। उसकी अम्मी चाहती थीं वो घरदारी में एकदम माहिर हो जाए, बिल्कुल सबूरा आपी और आयला की तरह। उसका मवाजना हर दम सबूरा आपी और आयला से किया जाता था और फिर पढ़ाई के मामले में भी उसे सरमद भाई, सामिन और अमान की मिसाल दी जाती थी। सरमद भाई उसके ताया के इकलौते बेटे थे जो बेहद ज़हीन थे। यूँ तो सामिन और अमान भी कम नहीं थे, मगर दोनों सरमद भाई की तरह पढ़ाकू टाइप नहीं थे। सामिन ने तो दौरान तालीम मॉडलिंग और फिर एक्टिंग शुरू कर दी थी। पापा की तरफ से एक हल्की सी तनबीह उसे पढ़ाई के मामले में सुनने को मिली थी और बस। और फिर वाकई उसने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। तालीम को खैर बात कहने के बाद उसने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अपना एक्टिंग का शौक़ नहीं छोड़ा था। वो शोबिस की दुनिया में खूब नाम कमा रहा था, तो दूसरी तरफ कारोबारी इसरार और रमूज से भी खूब अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो हर मामले में बेहद खुश नसीब था। कामयाबी हर जगह उसके कदम चूमती थी और वो मोहब्बत, वो तो उसे हर जगह से वाफर मिकदार में मिलती थी। माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त और अब तो खैर से उससे मोहब्बत करने वालों बल्कि वालियों की एक लंबी फहरिस्त थी। और सामिन मोहब्बत के मामले में जितना खुश नसीब था, वो शायद इतनी ही मोहब्बत और तवज्जो को तरसी हुई थी। आज फिर वही ख्वाब देखा था उसने। चंद लम्हे लेटे लेटे ही उसने समझने की कोशिश की, फिर उठ बैठी। कल ही उसके पेपर्स ख़त्म हुए थे और उसका इरादा सुबह देर तक सोने का था, मगर बुरा हो उस ख्वाब का जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई थी। उसने करीब पड़ा मोबाइल उठाकर टाइम देखा, अभी सिर्फ 3:30 ही बजे थे। टाइम देखकर वो बिस्तर छोड़ चुकी थी। वज़ू करके उसने तहज्जुद की नमाज अदा की। अब अगर उसे ये ख्वाब परेशान करता था तो वो यही करती थी। नींद तो यूं भी नहीं आती थी। वो उठकर नवाफिल अदा करती और देर तक दरूद शरीफ का विर्द करती। अब तो ये उसका मामूल बनता जा रहा था। पहले तो वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना इसे मुश्किल लगता था, मगर जब से तहज्जुद अदा करना शुरू की थी, 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी के साथ नहायत खुशू वज़ू से अदा करने लगी थी। और कम से कम इस एक मामले में अम्मी की डांट से बचत होने लगी थी। कल तो गालिबन तुम्हारे पेपर्स ख़त्म हुए हैं और तुम आज सुबह सुबह किचन में नज़र आ रही हो। पेपर्स के बाद तो तुम सोने के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने की आदी हो। फिर अब क्या हुआ? वो फजर की नमाज़ पढ़कर अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से आई थी और सामिन भी शायद अभी अभी लौटा था। वो 2 दिन के लिए अपने किसी ड्रामे की शूटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। नाश्ता करोगे तुम? वो उसकी बात नज़रअंदाज करके बोली। जाहिर है तुम्हें पता है बाहर मुझसे खाया नहीं जाता। वो कुर्सी कुर्सी घसीट कर इत्मीनान से बैठ गया। वो पूछ कर पछताई थी, मगर अब पछताने और बाद में अम्मी की डांट खाकर पछताने में काफ़ी फ़र्क था। अगर अम्मी को पता चलता कि सामिन सुबह आया और उसने उससे नाश्ते के लिए नहीं पूछा, तो फिर उसे सख्त सोच सुनने को मिलती। एक बात बताओ यामना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सामिन ने कुछ देर खामोश रहने के बाद सवाल किया था और उसके सवाल पर नफासत से पराठे के लिए पेड़ा बनाते उसके हाथ लम्हा भर को रुके थे। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? नखुवत से उलझा सवाल किया था। मुझे ऐसा लगता है, अगर तुम मुझे बताना चाहो तो।
वो खुलूस दिल से ऑफ़र कर रहा था, मगर वो इससे पहले कब कुछ शेयर करती थी जो अब कुछ बताती। लिहाजा खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रही, यहाँ तक कि उसने नाश्ता तैयार करके उसके सामने टेबल पर लगा दिया था। अम्मी पता नहीं क्यों कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा सलीका-शुआर हो गई हो। इनफैक्ट चाय और कॉफ़ी तो तुमसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। वो शायद उसकी परेशानी का सिरा पाना चाहता था, जो यूं उसकी तारीफ़ कर रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा खैर खैरियत से घर आ गया। अम्मी ने किचन में कदम रखा था और सामिन को बैठा देखकर बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनका बस चलता तो वो एक लम्हे के लिए भी उसे निगाहों से ओझल ना होने देती। पापा जब कभी मूड में होते तो कहते, तुम्हारी अम्मी जान की जान तो सामिन में है। भाई जो मोहब्बत है तो जो सामिन से बच जाती है वो थोड़ी बहुत हमें भी मिल जाती है। और वाकई पापा की मजाक में अम्मी को तंग करने के लिए कहे जाने वाली बात उसे 100% दुरुस्त लगती थी। अब अम्मी के सवाल जवाब थे और सामिन था। अगर वो बाहर होता तो अम्मी बार बार फ़ोन करती थी, फिर भी उनकी तसल्ली तभी होती थी जब वो घर आ जाता। वो खामोशी से किचन से निकल गई थी। अम्मी की सारी तवज्जो सामिन की जानिब थी और ऐसे में उसे अपना आप हमेशा की तरह गैर ज़रूरी लगा था। आसिया और फारूक की शादी को 7 साल हो गए थे, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थे। उनकी महरूमी देखकर आसिया की बड़ी बहन नरजिस ने अपने शौहर तजम्मुल अहमद की रजामंदी से अपना बेटा अपनी बहन की खाली गोद में डाल दिया था। नरजिस को अल्लाह ने पहले ही 7 बेटों से नवाजा था और सामिन उनका 8वां सबसे छोटा बेटा था। नरजिस और तजम्मुल अहमद दुबई में रिहाइश पजीर थे। सामिन की पैदाइश पर नरजिस को देखने की गर्ज से ही आसिया और फारूक दुबई गए थे, क्योंकि नरजिस की हालत बहुत ख़राब थी। फिर वहाँ जाकर उन्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। नरजिस ने उनके मांगे बगैर ही सामिन उनकी गोद में डाल दिया था। वो 2 दिन का था। आसिया और फारूक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने ढेर सारी खुशियाँ मनाईं। फिर सामिन का उनकी ज़िंदगियों में आना मुबारक साबित हुआ। 5 साल बाद यामना और उसके 1 साल बाद अमान उनकी गोद में आ गए थे। अपनी औलाद होने के बाद उन्होंने ना ही सामिन को वापस करने के बारे में सोचा और ना ही नरजिस और तजम्मुल ने ऐसा कोई तकाजा किया। हत्ता कि सामिन की अहमियत में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सामिन समेत किसी से भी ये बात नहीं छुपाई गई। उसके बावजूद सामिन आसिया और फारूक को ही अम्मी और पापा कहता था, जबकि नरजिस और तजम्मुल अहमद को खाला और खालू कहता था। अगर आसिया और फारूक अगर उससे इतनी मोहब्बत करते थे तो वो भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करता था। उनका बेहद वफादार बेटा था वो। यामना और अमान से ज़्यादा उन्हें उस पर मान था, फ़ख्र था। मगर यामना होश संभालने के साथ साथ सामिन की इस कदर अहमियत से खाइफ सी रहने लगी थी। अम्मी पापा हर मामले में सामिन की मर्ज़ी और राय को अहमियत देते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, जबकि उसने कभी सामिन को कोई अहमियत नहीं दी थी और ना ही वो जगह जिसका वो हकदार था, क्योंकि वो समझती थी कि सिर्फ सामिन की वजह से वो अपने वालिदैन के करीब नहीं आ सकती। अलबत्ता अमान के लिए वो बड़ा भाई ज़रूर था। अमान सामिन के करीब था, यही वजह थी कि वो अक्सर अमान से भी झुंझलाकर झगड़ पड़ती थी। उसका ख्याल था कि सामिन ने उसकी हक तलफी की है। वो माँ बाप जिनकी मोहब्बत पर उसका और अमान का हक था, वो ज़बरदस्ती उसमें हिस्सेदार बन गया था। उसका बस चलता वो मिनटों में सामिन को दुबई रवाना कर देती, उसके वालिदैन के पास, उसके अपने घर, और फिर वो होती और उसके वालिदैन। उनकी मोहब्बत तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए होती। उसकी सोच यहीं तक महदूद थी। वो बड़ी हो गई थी, मगर उसकी सोच अब तक बचकाना थी। सामिन, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अभी घर आया था और फ्रेश होकर उसका देर तक सोने का इरादा था, मगर आसिया बेगम के कहने पर उसे रुकना पड़ा। मेरी प्यारी अम्मी के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप बताएं क्या बात करनी है? बल्कि आजकल तो आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। कितने दिन हो गए हैं आपकी गोद में सर रख कर बातें नहीं की आपसे। वो उनके कदमों में बैठकर लाड से बोल रहा था और किचन से यामना बासानी ये मंजर देख रही थी। ऐसे मनाजिर उसके लिए हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त होते थे। अच्छा, अम्मा से शिकवा कर रहा है, जो हर वक्त बिजनेस और शोबिस में फंसा रहता है। अम्मी ने वारी होती नज़रों से उसे देखकर कहा, अम्मी रोटियां बना ली हैं मैंने, खाना आयला लगा लेगी, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। वो किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई थी, चेहरे के बिगड़े जाविये मामूल की बात थी। ये कौन सा वक्त है सोने का? उन्होंने उसे घुरका। छोड़े अम्मी आप यामना, तुम जाओ, और अम्मी आप बताएं क्या बात करनी थी आपको? उसने उसे जाने का इशारा किया और साथ ही अम्मी का ध्यान भी हमेशा की तरह उसकी तरफ हटाया। हर वक्त अपने नाज नखरे उठवाता रहता है, मेरी फेवर करके बिला वजह मुझ पर एहसान करने की कोशिश करता है। वह जले दिल के साथ सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ये मत किया करो, इसकी इतनी फेवर, शादी होकर उसे दूसरे घर जाना है, कैसे गुजारा होगा इसका?
अम्मी हमेशा की तरह फिक्रमंद हुई थी। अम्मी क्यों बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं आप? अच्छी खासी सुगड़ है वो, और आप अभी से उसके ससुराल की फ़िक्र में हल्कान किए रखती हैं। उसने आसिया बेगम को मुतमईन करना चाहा। मैं उसकी शादी का सोच रही हूँ और तुम कह रहे हो अभी उसकी फ़िक्र ना करूँ। खैर, मुझे तुमसे इसी मुतल्लिक बात करनी थी। असल में मैं अब यामना को रुखसत करना चाहती हूँ और साथ ही तुम्हारी शादी भी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी ख्वाहिश बयान की। अम्मी, यामना की हद तक तो ठीक है, मगर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। उसने फ़ौरन दामन बचाया। मगर मेरी जान, मसला क्या है? इसमें एक साथ दो लड़कियां घर से रुखसत होंगी तो घर एकदम खाली खाली हो जाएगा। कुछ तो रौनक होनी चाहिए ना घर में। वो प्यार से उसकी पेशानी पे बिखरे बालों को संवारते हुए बोली थी। अम्मी, अभी तो मेरे करियर का स्टार्ट है। शादी के बारे में अभी मैंने नहीं सोचा, और अभी तो कोई लड़की भी मुझे पसंद नहीं है। आप फ़िलहाल सिर्फ सबूरा की शादी की फ़िक्र करें। मेरी शादी का ख्याल अगले चंद सालों तक दिल में लाएं भी नहीं। बड़ी टफ रूटीन है मेरी फ़िलहाल। मैं इसमें शादी की गुंजाइश नहीं। वो किसी भी तरह अभी शादी के लिए तैयार नहीं था, मगर वो उसे कायल करना चाहती थी। अम्मी, समझे ना मेरी मजबूरी। अभी टाइम कहाँ है मेरे पास इन बखेड़ों में पड़ने का। वो उनके इसरार पर बेबसी से बोला। अच्छा ठीक है, और हाँ, यामना का एक प्रपोज़ल आया हुआ है। लड़का वकील है। वो दोबारा वो दोबारा आएंगी। वैसे अम्मी, आप कुछ जल्दी नहीं कर रही? अभी तो वो बहुत छोटी है। वो उसके नाराज़ नाराज़ से चेहरे को याद करके बोला। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें पूरे 21 साल की हो गई है वो। मुझे तो हर वक्त उसकी फ़िक्र लगी रहती है। वो रवायती माओ वाली फ़िक्रमंदी से बोली थी। अच्छा, तुम ज़रा सज्जाद से मिल लो। अच्छी सुलझी हुई फैमिली से सज्जाद से हमारी एक दो मुलाकातें हुई हैं। तुम मिल लो तो फिर बात फ़ाइनल करें। आप बेफ़िक्र रहें, मैं जल्द ही मिल लूँगा उससे। उसने अम्मी को इत्मीनान दिलाया। सज्जाद से मिलकर सामिन मुतमिन हो गया था, और उसने आसिया बेगम और फ़ारूक साहब को भी इत्मीनान दिलाया कि ये हर लिहाज से बेहतरीन प्रपोज़ल है। ओके की रिपोर्ट मिलते ही आसिया बेगम भी फॉर्म में आ गई थी। उनका इरादा था कि वो सबूरा के साथ ही उसे भी रुखसत कर देंगी। सबूरा उससे बड़ी थी और उसका रिश्ता नरजिस खाला के चौथे नंबर वाले बेटे दानिश से तय था, और अगले महीने उनकी शादी मुतवक्का थी। घर में सभी को सज्जाद का रिश्ता मौजू लगा था। शाम उनका इरादा था कि वो सज्जाद के घर फ़ोन करके हाँ में अपना उंदिया दे दे, मगर उससे पहले नरजिस खाला का फ़ोन आ गया। बड़े अफसोस की बात है आसिया, तुमने यामना के लिए लड़का ओके भी कर दिया, मुझसे राय तक लेना गवारा नहीं किया। उनके सरसरी तौर पर बताने पर नरजिस खाला ने छूटते ही खफगी का इजहार किया था। आपा भी हाँ नहीं की, और ज़ाहिरा आपसे पूछ कर ही बात आगे बढ़ाती। असल में यामना के पापा और ताया ताई को कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे लगा बाकी सब हाँ। जब भी तुमने सोचा बाकी सबसे पूछने की क्या या राय लेने की क्या ज़रूरत है? पहली बार नरजिस खाला बुरी तरह नाराज़ हुई थी। आसिया बेगम कुछ देर के लिए खामोश रह गईं। यामना के सिलसिले में तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया आसिया, लेकिन खैर, अगर तुम्हें गलत ना लगे और तुम बुरा ना मानो तो यामना के लिए मेरे पास भी एक प्रपोज़ल है। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली थी। आपके पास? आसिया ने ठिठक कर कहा था। हाँ, मगर आसिया, गलत मत समझना, सामिन तुम्हारा बेटा ही है, मगर मैं चाहती थी कि तुम यामना और सामिन के बारे में सोचो। वो हैरान रह गईं। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऐसी बात भी कह सकती थीं। मगर आपा, ये कैसे मुमकिन है? वो शशदर थीं। क्यों मुमकिन नहीं है? बच्चे जानते हैं कि वो बहन भाई नहीं हैं। बेशक सामिन तुम्हारा बेटा है, मगर यामना सामिन के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, और इस तरह तुम्हारी इकलौती बेटी भी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। वो तो पहले से ही सब कुछ सोचे बैठी थी। मगर आपा, सामिन और यामना वो ये सोचने पर भी मुतहम्मल ना हो सकती थीं। क्यों, सामिन में कोई कमी है? नहीं आपा, सामिन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यामना। उनकी बात पर नरजिस खाला को शदीद किस्म का गुस्सा आया था। तो फिर सुनो, यामना में भी कोई कमी नहीं, और जिस तरह तुम सोचती हो ना, इस तरह तो तुम्हें दुनिया की हर लड़की सामिन से कम ही लगेगी। तुम लोगों ने उसे हद से ज़्यादा अहमियत दी है। अगर फैसले का इख्तियार उस पर छोड़ा गया ना, तो वो यकीनन अपने साथ टीवी ड्रामे में काम करने वाली किसी लड़की को तुम्हारी बहू बना देगा। उन्होंने बिगड़कर अच्छी खासी सुना दी। मगर आपा, मैंने तो सामिन के लिए आयला को सोच रखा था। आसिया ने साफ गोई से बताया था। माना उनकी अपनी बेटी हुस्न खूबसूरती में सामन के बराबर नहीं, तो उससे किसी तो और कम भी नहीं थी, मगर घरदारी और एहसास ज़िम्मेदारी से उनके ख्याल में यामना का वास्ता नहीं था। जबकि आयला जहाँ खूबसूरत थी, वहीं उसमें ये दोनों चीज़ें भी बदरजा अतम मौजूद थीं, और यही उनकी सामिन से मोहब्बत का सबूत था कि वो उनके लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करना चाहती थी। उनकी मोहब्बत में ना पहले किसी किस्म की गर्ज थी और ना ही अब।
तुमने और सामिन ने क्या सोच रखा है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। और अगर तुम्हें सामिन पर एतराज़ है तो फिर तुम शहरान के बारे में सोच सकती हो। शहरान भी मेरा बेटा है। तुम अच्छी तरह सोच लो, फ़ारूक से मशवरा कर लो, फिर बात करना। और जो प्रपोज़ल है उसे ख़त्म करो। उन्होंने दो टोक बात करके फ़ोन बंद कर दिया। सामिन और यामना वो बड़ी उलझन में पड़ गई थी। उन्हें अपनी बेटी अपने लाडले के लिए गैर मौजूद लग रही थी। और फिर सजाद की फैमिली से माजरत कर ली गई। उनके इनकार पर सबको ही हैरत हुई थी। अगर नरजिस खाला का इरादा यामना को बहू बनाने का था तो आसिया बेगम उन्हें इनकार का सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने अपना लखते जिगर उन्हें सौंपा था। अगर वो यामना को मांग रही थी तो क्या हुआ, उन्हें तो यूं भी उसे रुखसत करना ही था। वो अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकती थी। उन्हें शहरान यामना के लिए मौजू लगा और वो अपने फैसले पर मुतमईन हो गई। शादी में सिर्फ एक माह रह गया था। नरजिस खाला अपनी आधी फैमिली के साथ कराची आ चुकी थी। बाकी आधी फैमिली कुछ दिनों बाद आने वाली थी, जिसमें तजम्मुल अंकल और नरजिस खाला के बड़े बेटे अमर की फैमिली के साथ साथ शहरान और फरजान भी शामिल थे। नरजिस खाला का इरादा सबूरा अभी को रुखसत करवा कर ही जाने का था। कराची में उनका ससुराल था, अब भी वो वहीं ठहरी हुई थी। सो रिहाइश का तो नरजिस खाला को कोई मसला नहीं था। वो आती तो ज़्यादातर ससुराल में ही उनका क़याम होता था। दोनों तरफ शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर थीं। सारा दिन ढेर सारे काम करने के बाद भी उसे रात को नींद खूब तंग करके आती थी। और फिर वो ख्वाब जो मिन्नतों से बुलाई गई नींद को लम्हों में रफू चक्कर कर देते थे। आज भी वो मुश्किल 3 बजे उसकी आंख लगी थी और 3:45 बजे दोबारा उस ख्वाब की मेहरबानी से उसे जागना पड़ा। उसका रिजल्ट कब का आ चुका था। सजीला ने तो जॉब भी शुरू कर दी थी और वो पता नहीं किन चक्रों में फंसी हुई थी। अम्मी के सामने एक ही बार जॉब करने की ख्वाहिश ज़बान पर लाई थी तो वो कुछ सुनने को मिला कि ये ख्याल ही दिल से निकाल दिया था। चंद रोज़ कबल उसका सुकून अम्मी और ताई अम्मी की बातों ने मज़ीद गारिद कर दिया था। वो तो हैरान ही रह गई थी कि अम्मी ने उसके लिए शहरान का इंतखाब किया था। वो उससे इतना बेजार थी कि उसे इतनी दूर भेजना चाहती थी, अपनी इकलौती बेटी को। चलो लाडली ना सही, मगर इकलौती तो थी ना। और अम्मी अम्मी के सामने वो किसी किस्म की सदाए एहतजाज बुलंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर वो ख़ुद को इस रिश्ते के लिए ख़ुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। सबूरा आपी की शादी की तैयारी में उसकी दिलचस्पी सिफर रह गई थी। सबूरा आपी का शरारा सिलकर आ गया था, मगर कमीज़ खास ही ढीली थी। हालांकि खाला ने शहर के बड़े बुटीक से आर्डर पर बनवाया था। खाला ये देख के गुस्से में आ गई। मुंह मांगे पैसे लेते हैं ये लोग और फिर भी काम ख़राब कर देते हैं। तुम कमीज़ भिजवाओ मुझे, मैं उसी से ठीक करवाऊंगी। इतनी लूज़ कमीज़ रखी है। कोई बात नहीं खाला, ताई अम्मी कह रही थी कि हम अपने टेलर से ठीक करवा लेंगे। यामना खाला को बताकर ही पछताई थी। अब अम्मी से डांट पड़ने का पूरा इम्कान था। अम्मी और ताई अम्मी दोनों ने ही मना किया था कि खाला को ये बात नहीं बताई जाए। उनका ख्याल था कि लड़की के ससुराल से आई चीज़ों में मेन मेख नहीं निकालना चाहिए, मगर वो खाला के पूछने पर अपनी बेसाख्तगी में बता चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने उस वक्त तो खाला को टाल दिया था, मगर जब खाला ने दोबारा फ़ोन किया तो बातों बातों में इस बात का भी जिक्र कर दिया। फिर हस्बे मामूल अम्मी से अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई भी हो गई थी, जिसके बगैर उसका आज तक कोई दिन नहीं गुजरा था। क्या हुआ अम्मी, खैरियत? सामिन की आमद भी हमेशा की तरह लाजमी थी। ऐसे मौक़ों पर पता नहीं कैसे वो मौजूद होता था। उसे सामिन की मौजूदगी से शदीद हद तक का एहसास होता था। वो अम्मी की डांट से ज़्यादा सामिन की हमदर्दी से ख़ाइफ़ होती थी। अरे मैं तो इस लड़की से तंग आ गई हूँ, अम्मी ने उसे बुरी तरह घूर कर कहा। तुम जाओ। सामिन ने उसकी जान बख्शी कराई। अम्मी गुस्से में होती तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने बारे में कोई वजाहत या सफाई ही दे दी जाए, या फिर ऐसे मौके पर उनके सामने से हट जाए। और उसकी खामोशी से उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता था। वो खामोशी से किचन में आ गई, जहाँ आयला ने उसे हमदर्दी से देखा था। तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। आयला का अंदाज उसे मज़ीद शर्मिंदा कर गया था। नहीं, मैं कर लूँगी अपना काम। वो कह नहीं सकी थी कि तुमसे अपना काम करवा कर मुझे मज़ीद अपनी शामत नहीं बुलवाएं। आयला सबूरा आपी की बारात में पहनने के लिए अपना सूट खुद तैयार कर रही थी। इस वक्त भी वो लाउंज में सबके साथ बैठी हुई थी, मगर सारी तवज्जो अपनी कमीज़ पर थी। वो इंतहाई नफासत से कढ़ाई कर रही थी। ताया, अब्बू और पापा बिज़नेस का कोई मसला डिस्कस कर रहे थे। ताई अम्मी और अम्मी अपनी बातों में मगन थी। सबूरा आपी आजकल काम से आज़ाद थी, सो इत्मीनान से बैठी अपने लंबे लंबे नाखनों से चलगोज़े छील कर खाने का शुगल फरमा रही थी। सामिन और अमान स्पोर्ट्स चैनल लगा कर बैठे हुए थे और वो एक फ़ैशन मैगज़ीन की वाकरदानी कर रही थी, जिसमें सामिन के बेहद नज़दीक खड़ी एक इंतहाई बेबाक सी लड़की ने उसका हलक तक कड़वा कर दिया था।
किस कदर वाहियात है। उसने मैगज़ीन बंद करके पटका था और तब ही सामिन की नज़र आयला पर पड़ी थी। उसके हाथ में बड़ी नफासत थी और सामिन उसे सराहे बगैर नहीं रह सका था। माशाल्लाह, आयला तो सिलाई कढ़ाई में बेहद माहिर है। सबूरा की शादी के लिए अपने तमाम कपड़े इसने खुद तैयार किए हैं। आसिया बेगम ने सामान की मालूमात में इजाफा किया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और यामना, तुमने शॉपिंग कर ली अपनी? सामिन का ध्यान दफतन यामना की तरफ गया। वो घर के हर फर्द के मामलात में दिलचस्पी लेता था, मगर यामना को ये दिलचस्पी दखल अंदाजी लगती थी। इस लड़की को जब तक कहो नहीं खुद से ख्याल कहाँ आता है। और फिर सारे रेडीमेड कपड़े तो लेने होते हैं। इसे इतना कहा है सिलाई कढ़ाई सीख लो, मगर मजाल है जो कभी हाथ में सुई भी पकड़ी हो। उन्हें फिर डांटने का बहाना मिल गया था। कभी कभी उसे लगता कि अम्मी ने सामिन को नहीं बल्कि उसको किसी से गोद लिया है। उसे सामिन पर शदीद गुस्सा आया था। अम्मी, आजकल अच्छे से अच्छे ड्रेस बौतीक से मिल जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मगजमारी की। सामिन ने हस्बे मामूल हिमायत की। आग लगाकर पानी डालने की आदत भी, मगर फिर भी लड़कियों को सीना परोना तो आना ही चाहिए। छोड़े अम्मी, आजकल वो ज़माना नहीं रहा। वो लापरवाही से बोला, जबकि बाकी सबकी खामोशी उन्हें अम्मी का हामी जाहिर कर रही थी। और सामिन तो था ही फसाद की जड़। या मैं, तुम अपनी शॉपिंग कर लो, फिर मेहमान आ जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा और यूं भी जल्दी जल्दी में अच्छी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। उसने यामना के झुके सर को देखकर कहा। मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग। उसने आज पहली बार सबके सामने सामिन को टका सा जवाब दिया। आसिया बेगम उसके अंदाज पर हैरान रह गई थी। वो जवाब देकर पाँव पटकती हुई वहाँ से उठकर चली गई। देख लो इस लड़की की ज़बान और अंदाज, और करो उसकी फेवर। अम्मी को उस पर शदीद गुस्सा आया था। अमान फ़ौरन यामना के पीछे उठकर चला गया था। वो लाख उसे तंग करता था, मगर उसकी आंख में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अम्मी की बेजा रोक टोक भी उसे पसंद नहीं थी, मगर जब अम्मी इस मामले में पापा की और अमान की नहीं सुनती थी तो उसकी सुनवाई क्या होती थी। बस यही सोचकर वो खामोश रह जाता था। अम्मी, आप इतना क्यों डांटती हैं उसे? अब रो रही होगी अंदर वो। सामिन को अफसोस हुआ था। यामना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे दिल की हो। चलो अब बस करो, बंद करो ये रोना। अम्मी तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं सब। अमान उसे प्यार से समझा रहा था, मगर वो मुसलसल रो रही थी। अमान, तुम जाओ यहाँ से। आंसुओं के दरमियान उससे अपने कंधे के गिर्द फैला अमान का बाजू झटका। ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम्हें पता है मुझसे और सामिन भाई से तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तुम एक ही तो बहन हो हमारी। अब भी सामिन भाई अम्मी से तुम्हारी फेवर कर रहे होंगे। उसने यामना के रुखसारों पर बहते आंसू साफ किए। सामिन, उसे तो खुशी होती है। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता है ताकि अम्मी से डांट पड़े। वो आज फट पड़ी थी। क्या हो गया है यामना? सामिन भाई भला ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें तो हमेशा तुम्हारी फिक्र रही है। अम्मी पापा से मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अमान हैरान हो रहा था। वो क्यों रखेगा मेरा ख्याल? मेरे हिस्से की मोहब्बत और तवज्जो पर तो वो खुद कब्जा करके बैठा हुआ है। जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ वो है। अम्मी पापा को मैं कहाँ नज़र आऊँगी? उन्हें तो हर वक्त सामिन नज़र आता है। और थोड़ी बहुत मोहब्बत जो सामिन से बच जाती वो अम्मी तुम पर लुटा देती हैं। मैं तो बिला वजह आ गई हूँ इस घर में बगैर मांगे। वो घुटनों पर सर रखे बोलती जा रही थी। यामना, क्या हो गया है तुम्हें? सामिन भाई हमारे भाई हैं। वो नहीं है वो मेरा भाई। मेरे भाई सिर्फ तुम हो, समझे? नहीं मानती इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को, मगर मेरी फ़िक्र है किसे? वो मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हैं। मैं बोझ हूँ उन पर। और वो सामिन, भेजना तो उसे चाहिए, मगर सिर्फ सामिन है जिसकी वजह से मुझे अम्मी की मोहब्बत नहीं मिल सकी। हमेशा तरसी हूँ मैं अम्मी की मोहब्बत के लिए और शायद हमेशा तरसती रहूँगी। वो बोलने पर आई तो फिर बोलती चली गई और सामिन कब से दरवाजे पर खड़ा उसका एक एक लफ्ज़ सुन चुका था। अमान को मालूम था, मगर सामिन ने इशारे से मना कर दिया था। वो कब से उस उलझी हुई डोर का सिरा तलाश करना चाह रहा था। उसका रवैया खुद सामिन के लिए भी परेशानी का बायस था। और आज सामिन को उसकी खामोशी, बेजारी और नाराज़गी की वजह मालूम हो गई थी, जो सामिन ने हमेशा उसके चेहरे पर अपने लिए देखी थी। सामिन खामोशी से पलट गया। अमान सामिन के पीछे बाहर आया था। अब उसे सामिन की फ़िक्र हो रही थी कि जाने वो क्या सोच रहा होगा। सामिन भाई, पता नहीं आमना को क्या हो गया है। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं उसकी तरफ से। क्या हो गया है अमान? यामना कोई गैर नहीं है और तुम मेरी फिक्र ना करो। उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि अच्छा हुआ जो आज उसने अपने दिल का गुबार निकाल दिया। वो आम अंदाज में बोल रहा था। मगर सामिन भाई, अगर उसने ऐसा कुछ अम्मी या किसी और के सामने कहा तो हाँ, उसका सद्देबाब करना पड़ेगा, मगर तुम बेफिक्र रहो। मुझे पता है कि क्या करना है, सामिन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ये बैठे बिठाए तुम्हें क्या सूझी? पहले तो कभी तुमने इस तरह बात नहीं की। सारा घर उसके फैसले पर हैरान परेशान था। वो अपने दुधियाल में जाकर रहना चाह रहा था और उसके बाद उसका दुबई जाने का इरादा था। अम्मी, मैं आता रहूँगा, मैं इसी शहर में हूँ फ़िलहाल। वो यामना के लिए यही कर सकता था कि मंजर से हट जाता।
ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आसिया बेगम को बमुश्किल सामिन ने अपनी कस्में देकर रोने से रोका था, वरना उन्होंने अपना बुरा हाल कर लेना था। और फिर वो चला गया। घर में हवलनाक खामोशी छा गई थी। यामना हैरान थी, सिर्फ हैरान या फिर खुश, वो खुद अपनी कैफियत से अनजान थी। वो आज फिर उसके हमरा था। शायद वो ज़मीन पर थे या फिर ये कोई और सैयारा था, शायद चाँद। ढेर सारी रोशनियाँ ज़मीन और आसमान से फूट रही थी और वो उन रोशनियों पर उसके हमरा उसका हाथ थामे चल रही थी। मगर ये क्या? दफतन वो उससे हाथ छुड़ाकर कहीं चला गया और वो उस वीरान और अनजान जगह पर तन्हा खड़ी थी। उसे अपने हल्क में आंसुओं का गोला सा अटकता महसूस हुआ था। फिर हमेशा की तरह उसकी आंख खुल गई। फजर की अजान हो रही थी। सामिन को गए हुए 2 दिन हो गए थे और उन 2 दिनों में अम्मी की कैफियत देखकर उसे खुद भी दुख होने लगा था। एक बेनाम सी खलिश थी। रात को सरमद भाई अपनी फैमिली के हमरा आए तो कुछ रौनक हो गई थी। देर तक जागने की वजह से सब फजर की नमाज अदा करके दोबारा सो गए थे और वो हमेशा की तरह बेचैन हो गई थी। नमाज पढ़कर वो यूं ही लेटी हुई थी। अब दोबारा नींद कहाँ आनी थी? चाय की तलब उसे किचन में खींच लाई थी। कितनी ही रातें और सुबहें उसे याद थी जब वो इसी तरह किचन में मौजूद थी और सामिन गैर मतवक्का तौर पर चला आता था। मगर अब वो गैर इरादी तौर पर उसे सोचे जा रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि पूरा घर सो रहा होगा और तुम अकेली जाग रही होगी। अपने पीछे सामिन की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी। तुम यहाँ इस वक्त? वो उसे देखकर हैरत से बोली थी या खुशी से, सामिन की समझ में नहीं आया। मेरा घर है, जिस वक्त चाहे आ सकता हूँ, कोई पाबंदी है? वो इत्मीनान से उसके मुकाबिल खड़े होते उसके तासरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जहाँ तक मुझे इल्म है तुम 2 दिन पहले ये घर छोड़कर जा चुके थे। वो मुरव्वत को सिरे से लपेट कर ताक पर रख चुकी थी। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं गया ज़रूर था, मगर इस घर को यानी अपने घर को मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी घर छोड़कर लड़के नहीं लड़कियां जाती हैं। वैसे यामना, जितनी शिकायतें तुम्हें मुझसे हैं मेरे घर छोड़कर जाने पर, तुम तो यकीनन बहुत खुश होगी। इत्मीनान हो गया होगा तुम्हें कि अब अम्मी पर से मेरा कब्ज़ा हट जाएगा। फिर तुम खूब अपने नाज नखरे उठवाओगी अम्मी से। उसकी आंखों में छलकती शरारत और चिढ़ाने वाला अंदाज तो उसे पहले ही जिच कर रहा था, मगर साथ ही वो बुरी तरह ठटकी भी थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बकवास से? वो सामिन की बगैर लिपटी की गई बातों पर हर लिहाज भूलकर तनतने के साथ बोली। वही मतलब जो तुम उस रोज़ अमान से कह रही थी कि मैंने अम्मी पर कब्ज़ा जमाया हुआ है और वगैरह वगैरह। वो खासा जताकर बोला था। तो तुम्हें अमान ने बताया है? जी नहीं, मैंने खुद अपने इंतहाई नेक कानों से सुना है। वो अपनी तारीफ़ करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। और जब भी मैं कहूँ कि अचानक इतने अक्लमंद कैसे हो गए तुम? ज़ाहिर है इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के बाद तो तुम्हें अकल आनी ही थी। ये बात तो समझ आ गई होगी तुम्हें कि ये तुम्हारा घर नहीं है। वो आज बदलिहाजी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने पर कमर बस्ता थी। पहले तो सिर्फ निगाहों और चेहरे से ही नापसंदीदगी ज़ाहिर होती थी, आज तो उसकी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ तल्ख़ तरीन था। खैर, मेरा घर तो यही है, ये समझने की ज़रूरत तो तुम्हें है। दरअसल तुम्हें ये घर छोड़कर किसी और घर जाना है। अच्छा चलो छोड़ो ये फजूल बहस। इतनी देर से आया हुआ हूँ और तुमने मुझे नाश्ते तक के लिए नहीं पूछा। वो उसकी ढिठाई पर हैरान थी। इतना कुछ सुनकर भी वो मुस्कुरा रहा था। माथे पर कोई शिकन तक नहीं आई थी। 2 दिन पहले जब वो गया था तो उसे लग रहा था वो यहाँ का रुख कभी नहीं करेगा, और अब यामना को लग रहा था वो जैसे इससे कोई बदला लेने आया है। यामना उसके तेवर देखकर अंदर ही अंदर घबराई थी। क्या सोच रही हो? मैं नाश्ता किए बगैर चलने वाला नहीं हूँ, बल्कि अब तो सरमद भाई से मिलकर ही जाऊँगा। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वो बेखौफी से बोली। नाश्ता तो मैं करके ही जाऊँगा। अब शराफत से बनाओ वरना अम्मी से कहकर बनवाऊँगा। उसकी कलाई थाम कर कुकिंग रेंज के सामने खड़ा करते हुए सामिन ने जिस अंदाज में कहा था, उसका दिमाग भग से उड़ गया था। उसने कभी यामना से सख्त अंदाज में बात नहीं की थी और अब उसका लहजा और अंदाज दोनों यामना के लिए नए थे। तो फिर कह दो अम्मी से, पहले भी तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सुना है, अब भी सुन लूँगी। उसकी सरकशी आज उसके हर अंदाज और अल्फाज से आया थी। सामिन खामोश सा यकटुक उसे देखे गया। छोड़ो मेरा हाथ, ये तुम्हारे ड्रामे को कोई सीन नहीं है। सामिन की खामोशी पर वो झुंझुला कर बोली थी। सामिन की नज़रें उसे बुरी तरह मुस्तरब कर गई थीं। उसने खामोशी से उसका हाथ छोड़ दिया और वो फ़ौरन किचन से निकल गई। उस रोज़ सामिन रात तक वहीं रहा था और यामना उसके इस जाने वाले ड्रामे को सोच सोच कर खोलती रही थी। उसे वापस आना ही था तो ये फजूल ड्रामा क्यों किया था? सिर्फ ये जताने के लिए कि वो कितना अहम है, अम्मी उससे कितनी मोहब्बत करती हैं और इस घर में उसकी क्या हैसियत है, ये सब तो वो पहले ही जानती थी। अम्मी उसके नखरे इस तरह उठा रही थीं जैसे वो सालों बाद आया हो। ढेर सारी मसरूफियत के बावजूद उसका ध्यान सामिन की तरफ से नहीं हटा था।
वो रात गया था और अम्मी उसके जाने पर यूं आपदीदा हो रही थी जैसे वो सात समंदर पार जा रहा हो। हालांकि उसे शूटिंग पर जाना था और फिर सामिन ने जैसे उसे तंग करने की ठान ली थी। वो उसे जिद करने का कोई मौका खाली नहीं जाने दे रहा था। सबकी मौजूदगी में अगर वो कुछ कहता तो सवाए बर्दाश्त के उसके पास कुछ नहीं बचता था। नरजिस खाला की बाकी फैमिली भी आ चुकी थी। वक्त को जैसे पड़ लग गए थे और वो दिन भी आ पहुंचा जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। यानी सबूरा अपी और दानिश पाई का नकाह। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और इस अफरा तफरी में बहुत सी हैरतें भी यामना की मुंतज़िर थीं। हैरत का पहला शदीद झटका उसे तब लगा जब शाम को नरजिस खाला ने आयला के हाथ में शहराम के नाम की अंगूठी डाली। भई ऐसी प्यारी और सलीका शुआर लड़कियां किसी और के घर जाएं, ये मुझे गवारा नहीं है। फिर अल्लाह ने मुझे बेटे भी दिए हैं और मेरे बेटे हैं भी बहुत फर्माबरदार। नरजिस खाला ने शरारत से मुस्कुराकर अम्मी की तरफ देखा था। फर्माबरदार तो मेरा बेटा भी है और मैंने कभी अपने बेटे की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की है। मैं तो बस उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरना चाहती हूँ। हमेशा उसे हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। अम्मी ने प्यार से अपने लाडले को देखा जो उस वक्त भी अमान के साथ मिलकर शहरान का रिकॉर्ड लगा रहा था। शहरान कब अकेला था? उनकी पुश्त पर उनके भाई थे उनका साथ देने के लिए, मगर फिर भी सामिन और अमान से जीतना उनके बस की बात नहीं थी। इस तमाम हंगामे में एक वही हैरान परेशान थी। उसने खुद सुना था अम्मी और ताई अम्मी उसके और शहरान के मुतल्लिक बात कर रही थी और आज सुबह भी अम्मी उसका नाम लेकर किसी रस्म के बारे में बात कर रही थी। फिर आज की तकरीब में पहनने के लिए अम्मी ने उसे जो सूट दिया था वो भी खासा कामदार था। आतिशी गुलाबी लंबी कमीज़ और पजामे पर भारी दुपट्टा और हम रंग ज्वेलरी के साथ हल्का फुल्का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन के हाथों का कमाल था। वो हमेशा से खासी मुख्तलिफ लग रही थी, मगर ताज्जुब ये था कि इतनी तैयारी रायगा गई थी और खाला ने उसकी बजाय आयला के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। आयला की मंगनी की रस्म के बाद वो अम्मी की हिदायत पर अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ वो सामिन के जुमलों से महफूज थी, वरना उसकी इतनी तैयारी पर सामिन के जुमलों ने उसका अच्छा खासा खून जलाया था। उसे कल का वाक़या अब भी अच्छी तरह याद था। अम्मी की हिदायत पर वो सबूरा आपी और आयला के हमरा पार्लर गई थी, जहाँ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के बाद उन तीनों के हाथों पर मेहंदी भी लगाई गई थी। वापसी फिर उन्हें मान की बजाय सामिन लेने आ गया था। उसे देखकर वो लम्हा भर को अपनी जगह पर रुक गई थी और यही रुकना उसके लिए मुश्किल खड़ी कर गया था। सबूरा आपी और आयला दोनों आराम से कार की पिछली नशिस्तों पर विराजमान हो चुकी थीं, जबकि उसके लिए सामिन ने फ्रंट डोर खोल दिया था। मैं भी पीछे बैठ जाऊंगी। क्यों? पहली बार मेरे साथ सफ़र कर रही हो? सामिन की बात ने उसे जुज़बुज़ कर दिया था, मगर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। अब बैठ जाओ, मैं तुम्हारा शॉफर नहीं हूँ जो दरवाज़ा खोलकर मैडम के बैठने का इंतज़ार करता रहूँगा। उसे अपनी जगह खड़े देखकर सामिन संजीदगी से बोला था, ये ही समझ लो, मगर मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बैठूंगी। वो बेहद से बोली थी, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उल्टा सीधा सोचूँ और समझूँ। ना ही मेरे पास फालतू टाइम है। सामिन ने कहने के साथ उसका मेहंदी वाला हाथ पकड़कर उसे फ्रंट सीट पर धकेला था। उसके हाथ पर लगी मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार हाथ पकड़ने की वजह से फैल गए थे। मेहंदी अभी गीली थी। सामिन घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। पहले टिश्यू निकालकर अपना हाथ साफ किया, फिर मिनरल वाटर की बोतल से हाथ धोया। इस सारी कार्रवाई के दौरान वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करके बैठी रही और जो ही सामिन ने गाड़ी स्टार्ट की उसने टिश्यू पेपर बग से टिश्यू निकालकर अपने दोनों हाथों से मेहंदी पोंछ डाली। पहले सामिन की हरकत, फिर यामना का रद्द-ए-अमल। सबूरा आपी और आयला दोनों बेचारी हैरत से कुछ बोल ही नहीं पाई थीं। घर आकर अम्मी से हस्बे साबिक सख्त सोच सुनने को मिली थी। फिर सबके कहने के बावजूद उसने दोबारा मेहंदी नहीं लगवाई थी। वैसे इस मेहंदी ने इतनी ही देर में उसके हाथों पर गहरा रंग छोड़ दिया था। नक्शो निगार तो गुडमुड हो गए थे, मगर उसके दोनों हाथ गहरे सुर्ख हो गए थे। अपने हाथों को देख देख कर उसे सामिन पर मुसलसल गुस्सा आ रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो उसके सामने ना आए, वरना दोनों का मुआरका यकीनी था। यामना बेटा, काजी और गवाहान आ रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाएं। वो अपने कमरे की खिड़की से लॉन में मौजूद मेहमानों की चहल पहल देख रही थी। सिर्फ करीबी अजीज़ों को ही निकाह में मदऊ किया गया था, मगर फिर भी काफ़ी रौनक हो गई थी। तभी ताई अम्मी ने आकर उसे हिदायत की थी। अम्मी भी साथ ही थी, इसलिए उन्होंने जो कहा वो उसके सर से गुजर गया। उसके ना समझी से देखने पर ताई अम्मी ने उसे खुद थाम कर बेड पर लाकर बिठा दिया। अभी वो कुछ पूछना चाह ही रही थी कि पापा, ताया अबू, सरमत भाई वगैरह अंदर आ गए। उसके उठे हुए सर पर ताया अबू ने हाथ रख दिया। काजी साहब ने उसकी रजामंदी मांगी थी। अम्मी ने सिर्फ एक बार कहा, यामना बेटा हाँ बोलो, और उसने कब अम्मी की हुक्म अदूली की थी जो अब करती। उसने सर हिलाकर इकरार करने के बाद निकाहनामे पर कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए थे।
रात के खाने पर नरजिस खाला और उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। घर में खूब ही रौनक लगी हुई थी। वो किचन के ज़रूरी काम निपटा कर थोड़ी देर कबल ही अपने कमरे में आई थी। नरजिस खाला की आमद के साथ ही अमान के बुलावे का पैगाम अमान उसके बुलावे का पैगाम लिए चला आया और वो सदा की लापरवाह उसी हुलिये में नरजिस खाला से मिलने चली आई। अम्मी का इस रफ से हुलिये में देखकर पारा हाई हो गया। यामना कम से कम चेंज तो करके आती, अम्मी ने उसे घूर कर एहसास दिलाया था। वो अम्मी, मैं किचन में काम कर रही थी, वो आहिस्ता से मनमनाई थी। इतने लोगों की मौजूदगी में उसे अपने हुलिये पर वाकई सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। काम तो आयला भी कर रही थी, मगर देखो लग रहा है कहीं से कितनी सलीकामंद लड़की है ये, कुछ सीखो इससे। अम्मी ने उसे आड़े हाथों लिया था। उसने देखा वाकई आला नक सक से तैयार हो चुकी थी, जबकि वो सफ़ेद सूट में बगैर किसी सिंगार के खड़ी थी। हालांकि कल ही तो उसका निकाह हुआ था। बस करो आसिया, क्यों हर वक्त बच्ची को डांटती रहती हो? इधर आओ यामना मेरे पास, खाला ने उसे बुलाकर प्यार किया। खबरदार, जो अब मेरी बेटी को कुछ कहा हो तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी मैं। हाँ, और अगर इस पर ज़्यादा सख्ती करोगी तो अपने साथ ले जाऊँगी मैं अपनी बेटी को। नरजिस खाला की इतनी मोहब्बत पर उसकी आंखें झिलमिला गई थी। वो हमेशा ही से उससे इतनी मोहब्बत का इजहार करती थी, मगर आज उसे उनके लिए अपने दिल में खासा गुदाज महसूस हुआ था। वो तो सामिन की वजह से उनसे भी नाला रहा करती थी। खाला, मेरी अम्मी ज़रा सी सख्त ज़रूर है, मगर उनका दिल बेहद नम है, और आप अपनी बेटी को समझा दें कि अगर इसने मेरी अम्मी की हिदायत पर अमल नहीं किया तो मेरी अम्मी उसकी अच्छी तरह क्लास लेंगी। सामिन ने दरमियान में टांग अड़ाई थी। अच्छा बेटा, बहुत अपनी माँ की साइड ले रहे हो, मगर अपनी माँ को भी समझा दो कि अगर इसने जालिम सास बनने की कोशिश की तो मैं वाकई अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। वाह नरजिस आपा, आप तो पहले ही हमारी दो बेटियां लेकर जा रही हैं। उसका उनका इशारा सबूरा और आयला की तरफ था, और अब आपकी यामना पर भी नज़र है। दो लख्ते जिगर आपको दे रहे हैं, उसके बारे में तो सोचिएगा भी मत। इसे तो खुद से दूर करने का तसव्वुर से ही मेरी रूह कांप जाती है। इसकी नासमझी और सादगी को देख देख कर मेरा दिल होलता था कि जाने कौन होगा जो उससे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी हम करते हैं। ये तो मेरी डांट से ही रो पड़ती है। ससुराल वाले तो जाने क्या कुछ सुना देते हैं। इससे इतनी मोहब्बत के बावजूद मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि कहीं लोग ये ना कहें कि मैं खुद गर्ज हूँ, वरना कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद उसके सामने रहे। आपके हज़ार इसरार के बाद भी मेरा दिल नहीं माना था कि मैं इस तरह सोचूं। बस यही ख्याल था कि सामिन के दिल में यह एहसास ना पैदा हो जाए कि हमने उसे अपना बेटा नहीं समझा। मगर क्या खाला, आपको भी ये जानकर यकीनन सदमा होगा कि सामिन ने भी कभी खुद को आपका बेटा नहीं समझा था। अभी तो यामना से शादी की जिद की उसने। फरजान ने गौहर अफशानी की थी। सामिन ने सिर्फ 1 साल बड़े भाई को बुरी तरह घूरा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने अम्मी पापा का बेटा हूँ। सामिन ने अपने बराबर सोफे पर विराजमान आसिया के कंधों के गिर्द अपना मजबूत बाजू फैलाया था। हाँ सामिन मेरा बहुत प्यारा बेटा है, इसके वजूद से ही इस घर में सारी खुशियाँ हैं। मेरे बेटे की मोहब्बत पर मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं हो सकता। उन्होंने मुस्कुराकर फ़ख्र से सामिन को देखा था, और सामिन ने एक शरीर मुस्कुराहट के साथ फरजान को इतरा कर देखा। यामना हैरान थी। अम्मी की नम होती आंखें वो अब भी मुस्कुराकर प्यार भरे अंदाज में यामना को देख रही थी, और यामना का बेचैन दिल पुरसुकून होकर धड़क रहा था। तेज बारिश में अचानक धूप निकल आई थी। कौसे खजा के रंग आसमान से जमीन तक फैल गए थे। उसने नम हथेलियों को फैलाकर जैसे इन रंगों को मुट्ठी में कैद करना चाहा था, और जो ही उसने उन रंगों को छूने की गर्ज से उनकी जानिब हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उसके बिल्कुल करीब खड़े शख्स ने थाम लिया था। लम्स के एक मानूस एहसास ने उसकी गुलाबी हथेलियां भिगो दी थीं। अपनी ही तेज धड़कनों के शोर से उसकी आंख खुल गई थी। उफ, ये ख्वाब, अब तो मेरा पीछा छोड़ दें। वो उठ बैठी। अभी कुछ देर पहले सोई थी। वो थकन से वैसे ही बुरा हाल था। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा, अभी सिर्फ 2:30 बजे थे। यानी उसे सोए मुश्किल 1.25 घंटा ही गुजरा था, और आँख खुल गई थी। अब दोबारा सोने की कोशिश करना बेसूद था। कैसे गुजरेगी पूरी रात? वो रौंकी हुई थी। सब कितने सुकून से सो रहे होंगे, वो भी जिसके ख्वाबों ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, और एक मैं हूँ कि जाग रही हूँ। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से किचन का रुख किया। ठीक से नींद ना आने की वजह से अब सर में दर्द भी महसूस हो रहा था। किचन के दरवाजे पर ही उसे ठिठक कर रुकना पड़ा था। वो किचन में मौजूद था, और उससे पहले कि वो वापसी के लिए मुड़ती, उसने पानी की बोतल फ्रिज में रखते हुए उसे देखा। वापस क्यों जा रही हो? कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। उसकी बात पर वो ना सिर्फ रुक गई थी बल्कि हैरान भी हुई थी। गालिबन उसे उस पर किसी और का गुमान हुआ था। मैं यामना हूँ, शायद तुम किसी और का इंतज़ार कर रहे थे। वो आदत के मुताबिक बिगड़े तासुरात के साथ बोली थी। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम मिस यूनिवर्स हो? मेरी नज़र इतनी कमज़ोर भी नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था।
पता था कि हमेशा की तरह तुम किसी भटकी हुई रूह की तरह मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं क्यों आऊँगी तुमसे मिलने? वो किचन के अंदर आकर दबी दबी आवाज़ में चीखी थी। ये तो तुम्हें ही पता होगा, मगर होता तो यूं ही आया है। अब अगर तुम इसे इत्तेफाक कहोगी तो मैं हरगिज़ यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि इत्तेफाकात रोज़ाना नहीं होते। वैसे अगर ये इत्तेफाक है भी तो इस हसीन इत्तेफाक ने मेरे दिल का चैन, मेरा सुकून और मेरी नींद सब कुछ छीन लिया है। वो पटरी से उतर रहा था और उसकी बातों ने यामना को बुरी तरह से बौखला दिया था। माइंड इट, मैं नहीं, तुम आते हो हमेशा किचन में मेरे बाद। मुझे कभी तुमसे मुलाकात का कोई शौक़ नहीं रहा है। हर वक्त सर पर सवार रहना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। वो उसे खड़ी खड़ी सुनाकर जाने के लिए मुड़ी थी, मगर सामी ने उसके सामने आते हुए उसका हाथ थामकर जाने का रास्ता रोक लिया। ऐसे नहीं, पहले मेरी हकायत दिल सुनोगी, फिर जाने दूंगा। सामिन, पागल हो गए हो? सामिन की निगाहें, उसका अंदाज मिनटों में उसकी ज़बान की तरारी गुल कर गए थे। ये ही समझ लो, वो उसकी घबराई सूरत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला। सामिन प्लीज़, इतने मेहमान घर पर हैं, अगर कोई आ गया और तुम। वो बुरी तरह उसकी नज़रों से घबरा रही थी। क्या मैं? पहले तो तुम कभी इस तरह पजल नहीं हुई। वो शरारत से गोया हुआ था। पहले की बात और थी। क्या थी पहले की बात? उसको मज़ा आने लगा था। पहले पहले तुम इतने फजूल नहीं थे। वो भी शर्म और हया को एक तरफ रख कर बोली थी। अरे पहले तो तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें थी और तुम कह रही हो कि मैं पहले इतना फजूल नहीं था। वो वाक़तन हैरान हुआ था। हाँ, तुम जो मेरी अम्मी पर कब्ज़ा जमा कर बैठे थे, वो दूबदू बोली थी। अब तो पहले से भी ज़्यादा कब्ज़ा हो गया है मेरा, और अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि अम्मी वाकई मुझे तुम सबसे ज़्यादा चाहती हैं। मगर इसका मतलब नहीं है कि वो तुमसे और अमान से मोहब्बत नहीं करती। तुम दोनों भी उन्हें इतने ही अजीज़ हो। वो संजीदगी से गोया हुआ था। ये सब बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। गलत मैं भी नहीं थी। तुम वाकई अम्मी पापा की मोहब्बत का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो। अब यही देख लो, हमारे ख़ानदान में शोबिज़ में जाने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, मगर अम्मी पापा ने तुम्हें ना सिर्फ इजाज़त दी, बल्कि खुली छूट भी दी हुई है। कभी किसी मामले में कोई बाज़पुरस नहीं की, किसी स्कैंडल पर कोई सवाल जवाब नहीं किए कभी। उसने साहब को इसे सामिन के सामने अपने जहन में कब से मौजूद ख्यालात का इजहार किया था, इसलिए कि उन्हें मुझ पर और अपनी तरबियत पर पूरा एतमाद है, और अब ऐसा ही एतमाद तुम्हें मुझ पर भी करना पड़ेगा। मुझे क्या ज़रूरत है एतमाद करने? वो फ़ौरन ही रुख मोड़कर चाय बनाने के लिए कैबिनेट से केतली निकालने लगी थी। क्योंकि तुम्हारे एतमाद की मुझे ज़रूरत है, तुम्हारे एतमाद की भी और तुम्हारी मोहब्बत की भी। अपनी पुश्त पर उसने सामिन की नर्म मोहब्बत से पुर आवाज़ सुनी थी, मगर वो पलटी नहीं थी। सामिन ने उसे कंधों से थामकर अपनी तरफ उसका रुख किया। यामना, अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। ये बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हारे मामले में बेबस रहा हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी कज़न समझा। यामना, कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जिनके आगे इंसान बेबस हो जाता है, और मोहब्बत भी एक ऐसा जज्बा है। और जब जब मुझे इस मोहब्बत का इदराक हुआ तो यकीन करो कितने ही दिन मैं ख़ुद को लानत मनामत करता रहा था, मगर जल्द ही मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास भी हो गया था। तुम बहरहाल मेरी कज़न थी और बस। मगर इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार अम्मी के सामने करता, जिन्हें हमेशा मैंने अपने दिल की हर बात बताई थी। मैंने अम्मी तो क्या, तुम्हारे सामने भी इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। यामना, सिर्फ ये ही सोच सकता था कि पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर तुम उस रोज़ गुस्से में अमान के सामने अपने ख्यालात का इजहार ना करती और मैं सुन ना लेता तो शायद आज ये सब नहीं होता। लेकिन शुक्र है उस रोज़ मैंने वो सब सुन लिया और सुकून का सांस लिया। तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में चाहे जैसे भी थे, मगर मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझे सिर्फ कज़न ही समझती हो। फिर मैंने अम्मी से बात की और ये जानकर मुझे भी हैरत हुई थी कि खाला पहले ही अम्मी से इस सिलसिले में बात कर चुकी थी, और मेरी तो हर ख्वाहिश अम्मी पापा ने पूरी की है। तो क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी करके मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ना देते? वो मोहब्बत जिसे मैं अपने दिल में खुद से भी छुपा कर रखता आया था, वो सब पर आश्कार हो गई, मगर तुम अब तक अनजान बनी हुई हो। अगर अम्मी को मेरी शादी सारी रस्म और रवाजों के साथ करने का शौक़ ना होता तो यकीन करो ये सब मैं तुम्हें शादी के बाद ही बताता, मगर अब मज़ीद 4 माह सब्र नहीं कर सकता। उसने एक जज्ब से अपना दिल उसके सामने खोल कर रख दिया था और वह सर झुकाए सिर्फ सुन रही थी। उस वक्त उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि सर उठाकर उसकी जानिब देख लेती। यामना, कुछ तो कहो। उसकी खामोशी पर वो बेचैनी से बोला था। कम से कम इतना ही कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करोगी। वो उसका हाथ थामकर उसकी तरफ ज़रा सा झुकता हुआ बोला था, और उसके अंदाज पर यामना की रूह फना हो गई थी।
करती तो हैं मोहब्बत तुमसे हज़ारों लड़कियां, और वो तुम्हारी माहम, सोबिया और जाने कौन कौन जो तुम्हारे साथ ड्रामों में काम करती हैं। फिर नखुवत से बोली, यामना बुरी बात है यार, तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अब तुम्हारी मोहब्बत में अगर शोबिज़ को भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूँगा अपने शौक़ की कुर्बानी। ओके, अब तो बोलो, करोगी ना मुझसे मोहब्बत? वो उसे मोहब्बत करने के लिए कायल कर रहा था, और वो उसके पागलपन पर अंदर ही अंदर सर पीट कर रह गई। कोई आ जाएगा प्लीज़, वो नर्वस होकर बोली थी। तो आने दो, मैं डरता हूँ किसी से, अपने घर में अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। ओके, तुम मुझे जाने दो, मेरा तुमसे वादा है, ज़रूर मोहब्बत करूँगी तुमसे, अब जाने दो प्लीज़, वो ज़िच आकर गुस्से से बोली। क्या करोगी जाकर? सोओगी और यकीनन मेरे ही ख्वाब देखोगी, तो ख्वाब की बजाय हकीकत में देख लो। उसने यूं ही कहा था, मगर वो पूरी आंखें खोले हैरत से उसे देखने लगी। फिर चंद कदम आगे बढ़कर रुक गई, फिर पलटकर उसकी जानिब देखा। वो कैबिनेट के साथ टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे, मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। सामिन, क्या तुमने कभी मुझे ख्वाब में देखा है? अजीब सवाल था। हाँ, बहुत दफ़ा, कभी बंद आंखों से, कभी खुली आंखों से, सिर्फ तुम्हारे ही ख्वाब देखे हैं, वो तरंग में बोला। सिगमंड फ्राइड कहता है कि ख्वाब जहन की पैदावार हैं। ख्वाब तस्कीन, ख्वाहिशात या तकमील आरजू के लिए भेस बदली हुई कोशिशें हैं। मगर सच बताऊं, मैंने हमेशा अपने ख्वाबों में सिर्फ तुम्हें ही देखा है, और देख लो, मेरे वो सारे ख्वाब ताबीर भी पा चुके हैं। शायद वो ख्वाब मेरी सोचों का अक्स हो, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई इशारा। वैसे तुमने देखा है कभी मुझे अपने ख्वाब में? वो अब उससे सवाल कर रहा था। तुम्हारे ख्वाबों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। वो उसे अपने दिल की खबर नहीं देना चाहती थी, रवानी में बोलकर पछताने लगी। सामिन की आंखों की चमक में हैरत और खुशी के रंग नुमाया होने लगे। यामना, तुम इससे पहले कि वो सब कुछ समझ कर दरमियानी फासला भूल करके उसके करीब आता, वो मुस्कुराती किचन से भाग गई। सामिन ने एक अनोखी बेपाया खुशी अपने अंदर फैलती महसूस की थी, और यामना, उसे आज अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर मिल गई थी। सामिन की मोहब्बत भी उसके लिए एक ऐसी हकीकत थी जिसे तस्लीम करते हुए वो हमेशा मुख्तलिफ सोचों और ख़दशों का शिकार हो जाती थी। उस मोहब्बत को तो वो ख़ुद से भी छुपा कर अपने दिल में रखती आई थी, मगर ख़ुद को उसके ख्वाब देखने से रोक नहीं पाई थी। वो उन ख्वाबों पर चाह कर भी पाबंदी लगा पाती थी। वो भी यही सोच रही थी कि ये ख्वाब उसकी सोचों का अक्स थे या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा। जो भी कुछ था, इतना तो उसे यकीन हो चुका था कि सामिन और उसका साथ ऊपर आसमानों पर तय था। वह वज़ू करके अपने रब की हजूर सरबसजूद हो गई थी। ख्वाब के इस सफ़र में अब वो तन्हा नहीं थी, सामिन भी उसके हमरा था, और अब ताउम्र दोनों को साथ ही रहना था। इसके साथ इस खूबसूरत सी कहानी का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।